डॉक्टर परिधि। हमारे थप्पड़ की गूंज उस पूरे माहौल में गूंज गई। परिधि बिना किसी बात की परवाह करे और बिना किसी की तरफ देखे स्कूल से बाहर निकल गई। ऋचा ने परेशान होते हुए एक नजर कबीर पर डाली और चुपचाप परिधि के पीछे चली गई। ऑटो, ऑटो! परिधि, कहाँ जा रही हो तुम, वो भी मेरे बिना? परिधि ने ऋचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। परिधि, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अब भी कुछ पूछना बाकी रह गया है क्या ऋचा? तुमने तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो यहाँ नहीं होगा, तो फिर वो यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता परिधि कि कबीर यहाँ कैसे आ गया। मिसेस डिसूजा ने मुझे यही बताया था कि कबीर अमेरिका में है, इसलिए नहीं आ पाएगा। तुम्हारी मिसेस डिसूजा से क्या बात हुई और क्या नहीं, मुझे नहीं जानना। इस वक्त मुझे बस यहाँ से जाना है, घुटन हो रही है मुझे यहाँ। मैं अभी कार लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। ऋचा पार्किंग में गई और जल्दी से कार परिधि के सामने लाकर रोक दी। परिधि बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और दोनों परिधि के घर निकल गए। दोनों बिल्कुल चुप थे और परिधि की आंखों के सामने अभी कुछ देर पहले कबीर के साथ हुई मुलाकात घूमने लगी। कुछ ही देर में ऋचा ने परिधि के घर के बाहर कार रोकी और दोनों अंदर चली गयी। सुषमा उस वक्त सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। अरे परिधि, आ गई तुम? और ऋचा, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। परिधि बिना कुछ बोले बस चुपचाप खड़ी थी और अपने ही ख्यालों में गुम थी। अरे परिधि, तुम्हें क्या हुआ? इतनी गुमसुम और उदास क्यों हो? सुषमा की आवाज सुनकर परिधि अपने ख्यालों से बाहर आई और कुछ बोलने को हुई कि तभी ऋचा बोली, कुछ नहीं आंटी, थक गई है। अब स्कूल टॉपर और होने वाली डॉक्टर इतने सालों बाद मिलेगी तो सब उससे बात करना चाहेंगे ही ना। सबने इसे स्कूल में घेर लिया, इस वजह से थक गई है काफी। मतलब तुम लोग खूब एंजॉय करके आए हो। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये कहकर परिधि बिना रुके तुरंत अपने कमरे में चली गई। अरे पर ऋचा, अरे कोई बात नहीं आंटी, अभी तो मैं यही हूँ और मुझसे कैसी फॉर्मेलिटी, अभी चलती हूँ आंटी। ये कहकर ऋचा वहाँ से चली गई। वो अपनी कार की तरफ जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन देखते ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और उसने फोन रिसीव किया। हेलो। वहीं दूसरी तरफ परिधि ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सहारे जमीन पर बैठकर रोने लगी। बार बार उसकी नजरों के सामने से कबीर का चेहरा गुजर रहा था। काफी देर रोने के बाद वो उठकर अपनी अलमारी के पास गई और लॉकर खोला। लॉकर के अंदर एक डायरी रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे निकालकर खोला, जिसमें कुछ हैंडमेड कार्ड्स और मुरझाए हुए गुलाब के फूल और कबीर की तस्वीरें थी। परिधि का एक आंसू कबीर की तस्वीर पर आकर गिरा। तुम मेरी जिंदगी की वो गलती हो जिसके लिए मैं अपने आप को मरते दम तक माफ नहीं कर पाऊंगी, जिसकी टीस हर वक्त मेरे दिल में उठती रहती है कि कभी मैंने तुम जैसे इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। I hate you, I hate you कबीर। परिधि कबीर की तस्वीर से ये सब कह रही थी कि तभी उसे दरवाजे खटकने की आवाज महसूस हुई। उसने जल्दी से वापस वो डायरी लॉकर में रखकर अलमारी बंद कर दी। कौन है? कौन है? उसने दरवाजे के पास आकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। शायद हवा से हुआ होगा। ये कहकर परिधि ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी ड्रेस चेंज करने लगी। वो अपने गाउन की बैक चेन ओपन करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो बार बार ट्राई कर रही थी, पर उससे हो नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने पास पड़े बैग से अपना फोन निकाला तो वो किसी अननोन नंबर से था। अननोन नंबर देखकर परिधि सहम सी गई। कहीं फिर से ये वही ब्लैकमेलर तो नहीं? वो फोन देख रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे की खिड़की पर नॉक किया, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा गई। कौन है? कौन है वहाँ? कोई बार बार खिड़की खटखटा रहा था। परिधि ने पास रखा बांस उठाया और हिम्मत करके खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही उसकी चीख निकल गई, जिसे सुनकर घर के हॉल में खड़ी सुषमा और अक्षत चौंक गए। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब मैंने कहा है कि खाने में एक टाइम दाल चावल बनेगा और दूसरे टाइम रोटी सब्जी, तो फिर ये 56 भोग बनाने की क्या जरूरत है? कब तक आप यूं ही रोज खाने के टाइम पर अन्न के एक एक दाने का हिसाब लगाएंगे? कम से कम खाना तो शांति से खा लिया कीजिए और दूसरे को भी खा लेने दिया कीजिए। चुप कर। तेरा बस चले तो तू पूरा घर फिर से चौपट कर दे। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा अमीर हुए हैं और तू फिर से सड़क पे लाने पर तुली है। वो आदमी अपनी पत्नी की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला,
कब तक आप उसी गरीबी का रोना रोते रहेंगे? भगवान की दया से अब तो सब ठीक है। हमारा बेटा भी इतना बढ़िया निकल गया है, तो फिर इतनी छोटी छोटी चीजों में ऐसे कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप? तो क्या करूं? लुटा दो सब कुछ। बड़ी आई अपने बेटे का बखान करने वाली। भूल मत, आज वो जो कुछ भी है मेरी ही बदौलत है। अगर मैंने उसे वो कस्में ना दी होती, उसे उसकी जिम्मेदारियां ना याद दिलाई होती, तो वो भी आज 5 से 10 हजार की नौकरी कर रहा होता कहीं पर। आज राजा बाबू बने टहल रहे हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं, 10 बज रहे हैं। अरे अब बस भी करिए, इतना तो कोई अपने सौतेले बेटे के साथ भी नहीं करता है जितने आपने अपने सगे बेटे से त्याग करवाए हैं। इससे पहले कि सुनैना कुछ और बोलती, हरीश ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया और फिर खाने की थाली साइड करते हुए किसी को फोन मिलाते हुए बड़बड़ाया। आज इसकी फिर से खबर लेता हूँ। परिधि के सामने बालकनी पर कबीर खड़ा हुआ था। परिधि उसे अपने सामने देखकर चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी ऐसे चोरी छुपे चोरों की तरह? अगर मेन दरवाजे से आता तो क्या तुम अंदर आने देती? अपनी बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। आज अपनी बात कहे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। ये कहकर परिधि जैसे ही मुड़ी, कबीर बालकनी से तुरंत कूदकर अंदर आ गया और परिधि के मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से टिका दिया। कबीर और परिधि एक दूसरे के बहुत करीब थे। कबीर अपनी गहरी आंखों से एकटक परिधि को देखे जा रहा था। परिधि चाहकर भी उसकी नजरों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। आज मैं अपनी बात कहे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। 7 साल पहले वचन से बंधा हुआ था, पर अब ना तो कोई कसम है और ना ही कोई वचन। परिधि ने कुछ बोलने की कोशिश करी, पर तभी कबीर ने अपनी पकड़ कस ली। मैं कहूँगा पहले, मैं तुम्हें डरकर या खुशी से छोड़कर नहीं गया था परिधि, बल्कि बाबूजी से किए वादे को निभाने के लिए गया था। मैं 7 साल का वचन दे चुका था, सबसे दूर जाने का बाबूजी को। एजुकेशनल लोन लेकर पढ़ाई की, माँ के गहने बेचकर 2 बहनों की शादी की, और फिर कुछ कर्जे भी तो चुकाने थे, और फिर तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए उस लायक भी तो बनना था। उस वक्त मुझे सबसे दूर जाना बहुत बुरा लग रहा था, पर आज लगता है कि बाबूजी ने सही ही किया। शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, लेकिन अब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और लौट आया हूँ तुम्हारे पास। इसीलिए 15 दिनों तक हिम्मत जुटाता रहा तुमसे मिलने की, और मौका ढूंढता रहा तुम तक पहुँचने के लिए। तुम्हें मैसेज और कॉल करता रहा। ये सुनते ही परिधि सन्न रह गई। कबीर अपनी सारी आप बीती बता ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा और उसने बिना वक्त गवाए फोन उठाया, पर परिधि का मुंह नहीं छोड़ा। जी, कहाँ हो? आज घर आने का इरादा है या नहीं? आता हूँ। और कबीर ने फोन काट दिया। कबीर की पकड़ ढीली पड़ते ही परिधि ने उसे धक्का दे दिया। तो वो तुम थे कबीर, जो पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे? हाँ, वो मैं ही था, पर मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था परिधि। मैं तो बस तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा रहा था। कब तक और किस बात के लिए? कितने झूठ बोलोगे कबीर? तुम्हारी इन सब बातों से सच नहीं बदलने वाला, और सच यही है कि तुम एक भगोड़े हो, एक खूनी हो, मेरे पिता के कातिल हो। जी तो करता है कि तुम्हारे सीने में खंजर उतार दूं। परिधि के शब्द कबीर को अंदर तक चीरते हुए चले गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। परिधि की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर कबीर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी कैंची पर पड़ी। कबीर ने उस कैंची को उठाया और परिधि को पकड़ा दिया। परिधि बस उसे आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये लो और मार दो मुझे। हाँ, मार दूंगी तुम्हें मैं। तभी परिधि के कानों में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज पड़ी। वो बहुत घबरा गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। तभी बाहर से सुषमा की आवाज आई। परिधि, क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। परिधि ने पलटकर कबीर की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। परिधि ने कमरे में इधर उधर देखा, पर कबीर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सहमते हुए दरवाजा खोला तो सामने सुषमा, अक्षत और राहुल खड़े थे। क्या बात है परिधि, तुम इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम कब से नॉक कर रहे हैं। हाँ बेटा, और तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। क्या बात है, हमें बताओ। परिधि कुछ देर तक बस चुपचाप खड़ी रही और उसके कानों में कबीर की बातें गूंजने लगी। सबके बार बार पूछने पर वो बोली, वो उस वक्त बालकनी से अचानक बिल्ली आ गई थी, इसलिए मेरी चीख निकल गई। थकान की वजह से मैं फोन पर मूवी लगाकर लेट गई और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। शायद आप लोगों को वही आवाजें आ रही होंगी।
पक्का यही बात है ना? हाँ मॉम, यही बात है। राहुल, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वो हॉस्पिटल से मेल आया था कि हमें कल से ही ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। पता नहीं तुम्हें मेल देखने का टाइम मिले या ना मिले। पर ये तो तुम मुझे फोन पर भी बता सकते थे। बता तो सकता था, पर मेरा तुमसे मिलने का मन हो रहा था, तो इस बहाने से आ गया। परिधि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा तुम्हें लेने। परिधि ने हाँ में सर हिलाया और राहुल और बाकी सब वहाँ से चले गए। सबके जाते ही परिधि ने दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में चारों तरफ देखने लगी। उसने बालकनी में देखा पर वहाँ कोई नहीं था। कबीर जा चुका था और अब परिधि कमरे में अकेली थी। मैं किसी को भी कबीर और उसकी हरकत के बारे में क्यों नहीं बता पाती? क्यों मैंने सबसे झूठ बोला? इतने सालों बाद आखिर क्यों तुम वापस आए कबीर? क्यों? कुछ देर रोने के बाद परिधि ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, जहाँ अतीत की परछाई के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरा फोकस मेरा करियर और राहुल है, अब जिसकी शुरुआत कल से होनी है। परिधि ने ये कह तो दिया, पर क्या इतना आसान होगा उसका ये सफर? कल का सूरज उसकी जिंदगी में कितनी तपिश लाने वाला है, ये तो वो खुद भी नहीं जानती। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर परिधि, दो दिलों की दास्तां, आपके अपने चैनल सी टून्स वसीम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर